हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम रेखा खोला। आज हम क्या करेंगे कि 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर हमने किया था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसका जो फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड पार्ट आज करने जा रहे हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होगा, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। इसमें हम आगे मैप भी देखेंगे। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू एनहेंस योर नॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्ट। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, यानी कि भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। वी हैव secured our lands with the past generations and will have to do so with the future generations to 95% of our basic needs for food, shelter and clothing। आगे देखिए, are obtained from lands. Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. At present, there are about 130 million hectares of degraded lands in India. Approximately 28% of it belongs to the category of forest degraded area, 56% of it is water eroded areas, and the rest is affected by saline and alkaline deposits. Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying too have contributed significantly in land degradations। यानी भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे जो है पूर्वज करते आ रहे हैं, भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी जो मूलभूत आवश्यकताओं का जो है 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलाप के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जो है जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। Mining sites are abundant after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening in states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha. Deforestation due to mining have caused severe land degradations in states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra. Overgrazing one of the main reasons for land degradations. In the state of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, over irrigation is responsible for land degradation due to waterlogging, leading to increase in salinity and आगे देखिए alkalinity in the soils. The mineral processing like grinding of limestones for cements industry and calcites and soapstones for ceramic industries generate huge quantity of dust in the atmosphere. It retards the process of infiltration of waters into the soils after it settles down on the land. In recent years, the industrial effluent as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country। यानी कि क्या बताया इसमें, माइनिंग साइट्स की बात हो रही है। खनन के उपरांत जो है खदानों वाले स्थानों को गहरी खाई और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। यानी कि वनों को काटा गया है, वहाँ पे जो है खदानें खोदी गई हैं, जिससे क्या हुआ है कि भूमि का निम्नीकरण हुआ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, यानी कि पशुओं को ज़्यादा चराना भी वहाँ से क्या होता है कि उनके खुरों से भूमि जो है भूमि का कटाव होता है, इससे भूमि निम्नीकरण होता है। क्योंकि भूमि की जो ऊपर की लेयर होती है वो क्या होती है कि उपजाऊ होती है, और जब पशुओं के खुरों से क्या होता है कि वो कट जाती है और जब वायु या पानी के द्वारा वो एक स्थान दूसरे स्थान पर चली जाती है तो ऊपर की जो उपजाऊ लेयर है वो हट जाती है, इससे भूमि का निम्नीकरण होता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से, देखिए ज़्यादा सिंचाई करने से भी भूमि का निम्नीकरण होता है। अति सिंचन से भी उत्पन्न जलाक्रांता की भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है। बार बार पानी देंगे तो इससे भी क्या होगा कि हमारी जो भूमि का निम्नीकरण होगी। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट है, उद्योग में चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन उद्योग में चूने, सेल खड़ी के प्रयोग से भी बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। और इससे क्या होता है कि जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा को जल सोखने की जो प्रक्रिया है उसको रोक देती है, और कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है भूमि और जल प्रदूषण का कारण बना है। आगे देखेंगे इसमें, there are many ways to solve the problems of land degradation. Afforestation and proper management of grazing can help to some extent. Planting of shelters, belts of plants, control on overgrazing,
Stabilizations of sand dunes by growing thorny bushes are some of the methods to check land degradations. Proper management of wastelands, control of mining activities, proper discharge and disposals of industrial effluent and waste after treatment can reduce lands and water degradations in industrial and suburban areas. देखिए suburban areas इसमें क्या बताया है कि भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला बना करके शेल्टर बेल्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, और पशुचारण नियंत्रण करके, कंट्रोल करके, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ी लगा करके ताकि ज़्यादा रेत का बहाव ना हो, और स्थिर बनाने की प्रक्रिया से कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आगे देखिए इसमें सोइल एज अ रिसोर्स, इसमें मृदा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आगे इसमें क्या बता रखा है। सोइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन। आगे इसमें सोइल प्रोफाइल बताई है, यानी कि मृदा परिच्छेदिका बताई है। ये टॉप सोइल यानी कि अपर सोइल लेयर, सब सोइल वेदर्ड रॉक्स, सैंड्स एंड सिल्ट क्ले, सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट्स रॉक मटेरियल्स, यानी कि पहला क्या है ऊपरी संस्तरण की मृदा, दूसरा है उपमृदा, अपक्षेत चट्टानें, बालू, गाद, सिल्ट मृतिका आती है इसमें, अधस्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें। नेक्स्ट हमारा है अनविदर्ड पेरेंट बेड रॉक्स, यानी कि अपक्षय रहित आधारी चट्टानें, अपक्षय रहित आधारी चट्टानें, ये मृदा परिच्छेदिका है, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है इसमें कि मिट्टी जो है सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ये पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है, ठीक है। मृदा क्या है, एक जीवन तंत्र है। The soil is a living system. It takes millions of years to form soils up to a few centimeters in depth. Relief, parent rocks or bedrocks, climate, vegetations and other forms of life and times are important factors in the formation of soil. Various forces of nature such as change in temperature, action of running waters, winds and glaciers, activities of decomposers, etc. contribute to the formation of soil. Chemical and organic changes which can take place in the soils are equally important. Soils also consist of organic and inorganic materials. यानी कि जो इसमें क्या बताया है कि मृदा जो एक जीवित तंत्र है, कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की जो प्रक्रिया में उच्चावत, जनक सेल और संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ समय मुख्य कारक हैं, ठीक है। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी, अपघटन क्रियाएं और मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर responsible for soil formations, colorness, thickness, textures, age, chemical and physical properties, the soil of India can be classified in different types. यानी कि मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर जो है भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल, मृदाओं का वर्गीकरण। India has varied relief features, landforms, climatic realms and vegetation types. These have contributed in the development of various types of soils. भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू-आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती है। इस कारण से अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। फर्स्ट है एल्युवियल सोइल्स। एल्युवियल सोइल्स यानी कि जलोढ़ मृदा। देखिए दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सोइल्स। इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एल्युवियल सोइल्स. These have been deposited by three important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through the narrow corridors. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers. एल्युवियल सोइल्स यानी कि जलोढ़ मृदा के बारे में बताया गया कि ये विस्तृत रूप से फैली हुई है, देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय के तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्रों जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। आगे देखिए Alluvial soils consist of various proportions of sand, silt and clay. As we move inland towards the river's valleys, soil particles appear somewhat bigger in size
In the upper reaches of the river's valley, near the place of the break of slopes, the soils are coarse. Such soils are more common in Piedmont plains such as Dwar, Chos and Tarai. देखिए इसमें क्या बताया है कि जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी की ओर ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। Apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their age. According to their age, alluvial soils can be classified on as old alluvial, Bangar and new alluvial, Khadar. The Bangar soils has higher concentration of kankar nodules than the Khadar. It has more fine particles and is more fertile than the Bangar. इसमें क्या बताया कि कणों के आकार के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती है, पुराना जलोढ़ और जो है नया जलोढ़। पुराना जलोढ़ बांगर होता है और नया जलोढ़ खादर होता है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है और खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण होते हैं। ठीक है। एल्वियल सोइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल. Mostly these soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulses crops. Due to its high fertility, region of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated. Soil in the drier areas are more alkaline and can be productive after प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरीगेशंस। यानी कि जलोढ़ मृदाएं बहुत ही उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूनायुक्त होती हैं। इनमें मतलब फास्फोरस होता है, पोटास होता है, चूनायुक्त होता है, चूना होता है। इसमें गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य जो अनाज है, दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त इसको बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कृषि उसमें होती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पर जलवायु उपयुक्त होगी तो इसके लिए जो है जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो उपजाऊ भूमि है, पानी की पर्याप्त मात्रा है और जो है रहने के लिए जो यहाँ पर जो फसल है वो भी अच्छी होती है। इसके लिए यहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जाती है। ठीक है। आगे देखिए ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की हम बात करें तो दी सोइल आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज Rigor soils. Black soils is ideal for growing cotton and is also known as black cotton soils. It is believed that climatic conditions along with the parent rock materials are the important factors for the formation of black soils. This type of soil is typical of the Deccan Trap basalt regions spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. They cover the plateau of Maharashtra, Saurashtra. आगे देखिए इसमें Malwa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and extend in the southeast directions along the Godavari and the Krishna Valley. देखिए इन मृदाओं का रंग काला है। इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। काली कपास मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार यानी कि बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती हैं। लावा जनक शैलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शंस अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। यानी कि ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हैं। द ब्लैक सोइल्स आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल्स. They are well known for their capacity to hold moisture. In addition, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash and lime. These soils are generally poor in phosphoric content. They develop deep cracks during hot weather, which helps in the proper aerations of the soils. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first showers on during the pre-monsoon period. देखिए ये काली मृदा बहुत महीन कणों में बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी होती है और इनको जोतना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। इसमें मैप में देख लीजिए आप।
यहाँ पे बात आ रही है काली मृदा की, यानी कि ब्लैक सोइल की। ठीक है, तो ये ब्लैक सोइल है। ब्लैक सोइल कहाँ कहाँ मिलती है आप ये देखिए। इसमें देखिए ब्लैक सोइल को रेगर सोइल भी कहते हैं। ये सोइल जो ब्लैक कलर की होती है, ठीक है, ये आइडियल होती है कपास के लिए, हमने ये भी पढ़ा। और ये जो है, सबसे पहले हम बात करें महाराष्ट्र की, तो ये एरिया महाराष्ट्र का, ये सौराष्ट्र का, ये मालवा का, ये मध्य प्रदेश का, ठीक है, और छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ये जो सोयल है इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम। इसमें पुअर है क्या, फॉस्फोरस कंटेंट। ठीक है, ये क्लेई मटेरियल है इसमें, और इसको जो है दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। हमने अभी पढ़ा ब्लैक सोइल के बारे में। ठीक है, आगे देखिए, इसमें हमने इससे पहले पढ़ा था एल्युवियल सोइल। एल्युवियल सोइल को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वाइडली स्प्रेड है किसमें, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन में। ये वाला जो एरिया है आप देख सकते हैं इसको, जो ये जो ग्रीन कलर का सा है। ठीक है, ये एरिया, ये क्या है, ये एल्युवियल सोइल है। ठीक है, वाइडली स्प्रेड इन नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। एल्युवियल सोइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। ये बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही उपजाऊ है। क्लासिफाइड एज खादर और बांगर। इसको दो भागों में बांटा गया, खादर और बांगर में। खादर क्या बोलते हैं कि न्यू एल्युवियल सोइल है। ठीक है, नई जो है जलोढ़ मृदा है। और जो बांगर है वो क्या है, ओल्ड एल्युवियल है, यानी कि जो है पुराना जलोढ़ है, उसको बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि एडवोकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम। इसमें पोटास है, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम भी है। ठीक है, यानी कि पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है ये। आगे देखिए, ये किसके लिए आइडल है, शुगर केन के लिए, पैडी के लिए, वीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्सेस क्रॉप्स। गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाज, इसमें दलहन वगैरह की खेती आसानी से की जा सकती है। बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की। ठीक है, ये तो हमने जाना एल्युवियल सोइल के बारे में। इससे पहले हमने ब्लैक सोइल के बारे में। और आगे देखिए, इसमें रेड एंड येलो, पहले ये देख लेते हैं रेड एंड येलो। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या क्या है इसमें। ये जो रेड एंड येलो का बता रखा है, देखो ये वाला एरिया है पूरा, ये ऐसे, ये नीचे का। ठीक है, ये देखिए ये वाला एरिया है ये। ठीक है, आप नीचे भी देख सकते हैं, इसमें ये वाला एरिया दे रखा है दक्षिण का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए क्या क्या जानेंगे इसके बारे में। रेड एंड येलो सोइल डेवलप्ड इन एरियाज ऑफ लॉ रेनफॉल और क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स फाउंड इन ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड द पिडमोंट जोन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये उड़ीसा में मिलती, छत्तीसगढ़ और जो है वेस्टर्न घाट में भी मिलती है, और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिण छोर पर भी, और पश्चिम घाट में पहाड़ी पद पर भी पाई जाती है। ठीक है, मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। ठीक है, और लाल पीली मृदाएं जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। यहाँ पर वैसे भी क्या है, दक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पर ये मिलती है। ठीक है, लेटराइट मृदा डेवलप इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल। देखिए इसमें और क्या है कि ह्यूमस कंटेंट इज लो, ह्यूमस मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और ये जो है लेटराइट मृदा का जो निर्माण है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के बाद एक आने के कारण होता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिलती है, देखिए कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में, कुछ हिस्सा जो केरला का है यहाँ पे, केरला में, मध्य प्रदेश, हिली एरिया ऑफ आसाम एंड उड़ीसा, थोड़ा सा यहाँ पर भी है। ठीक है, उड़ीसा। और ये किसके लिए बेस्ट है, गुड फॉर टी, कॉफ़ी, कैश्यू नट्स एट्सेट्रा। ठीक है, यानी कि चाय कॉफ़ी के लिए भी, काजू की फसल के लिए भी बहुत अधिक उपयुक्त है। ये भी एल्युवियल सोइल है। आगे देखिए ये, अब हम पढ़ेंगे एरिड के बारे में। ठीक है, ये देखिए एरिड, ठीक है, जिसको येलो कलर से दिखाया गया है।
देखते हैं कहाँ कहाँ है। देखो ये क्या है, राजस्थान है, वेस्टर्न राजस्थान। दिस सॉइल फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, लेक्स इन ह्यूमस एंड मॉइस्चर, यानी कि नमी और जो है इसमें ह्यूमस की कम मात्रा होती है। ठीक है, अब देखिए ये सैंडी है टेक्सचर में और सैलिन नेचर की है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमारी एक और रह गई है इसमें, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस जो है हमारी सोयल रह गई है, इसमें बारे में देखते हैं। ग्रीन कलर से इसको दिखाया गया है, ग्रीन कलर से। ठीक है, डार्क ग्रीन। देखो कहाँ कहाँ है ये जो एरिया है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और कुछ हिस्सा जो है अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये सोयल मिलती है। ये जो मृदा है आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर्याप्त वन उपलब्ध है। ये नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। इनके कण भी जो है मोटे होते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो दोबारा से उसको देखिए, अच्छे से समझिए। ये मैप जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए पहले हमने एल्युवियल सोइल के बारे में पढ़ा, ब्लैक सोइल के बारे में पढ़ा। अब हम रेड एंड येलो सोइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेड सोइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau. Yellow and red soils are also found in parts of Odisha, Chhattisgarh, southern part of the Middle Ganga Plain and along the Piedmont zones of the Western Ghats. These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystallines and metamorphic rocks. It looks yellow when it occurs in a hydrated form. यानी कि लाल और पीली मृदा के बारे में बताया गया है कि लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, दक्षिण छोर पर और पश्चिम घाट में पहाड़ी पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। ठीक है, आगे देखिए लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल क्या होती है कि लेटराइट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स लेटर विच मीन्स ब्रिक्स, यानी कि लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। ठीक है, द लेटराइट सोइल डेवलप इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ये इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। ये क्या होता है कि भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन का परिणाम है। डेवलप इन एरियाज उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पर लेटराइट सोइल मिलती है। ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सोइल इज लो, यानी कि ह्यूमस की मात्रा कम होती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पार्टिकुलरली इन डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पार्टिकुलरली द डिकम्पोजर्स, यानी कि जो अपघटक हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं और जो अपघटक हैं लाइक बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं कि गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर से क्या होते हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेटराइट सोइल्स आर सुटेबल फॉर कल्टिवेशंस विद एडुकेट डोज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। और क्या होता है, लेटराइट सोइल आर सुटेबल फॉर कल्टिवेशंस, यानी कि जो है खेती करने के लिए बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर जो है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद और उर्वरक डाल करके इसको और भी ज़्यादा सूटेबल बनाया जा सकता है। दीज सोइल्स आर मेनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरिया ऑफ ओडिशा, आसाम। और ये सोइल जो है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और जो पहाड़ी इलाकों में ओडिशा और आसाम में पाई जाती है। ठीक है, आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सोइल कंजर्वेशन टेक्निक पार्टिकुलरली इन द हिली एरिया ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, दिस सोइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। यानी कि देखिए भूमि संरक्षण की उचित तकनीक अपना करके इन मृदाओं पर कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। लेटराइट सोइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरल आर मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट, यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। आगे देखिए arid soils range from red to brown in color. They are generally sandy in textures and saline natures. In some areas the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water due to the dry climatic. High temperature evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture. The lower horizon of the soils are occupied by conker because of the increasing calcium content downpours. The conker layer formations in the bottom horizons restrict the infiltration of water. After proper irrigation these soils become cultivate as has been in the case of western राजस्थान। देखिए रेतीली मृदाओं का जो रंग लाल और भूरा होता है, ठीक है, ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और जो है लवणीय होती हैं। इन क्षेत्रों में जो है नमक की मात्रा ज़्यादा होती है।
झीलों के जल जो है वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक है। इन मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंत संयंत्रण अवरुद्ध हो जाता है, इस यानी कि इनफिल्ट्रेशन जिसको बताया गया है, ठीक है, अवरुद्ध हो जाता है और इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। फॉरेस्ट सॉइल, these soils are found in the hilly and mountain areas where sufficient rainforests are available. These soils textures varies according to the mountain environment where they are formed. They are loamy and silty in valley sides and coarse grained in the upper slopes. In the snow-covered areas of Himalaya, these soils experience denudations and are acidic with low humus content. The soils found in the lower part of the valley, particularly on the river terrace and alluvial fans are fertile. देखिए इसमें क्या बताया गया है, ये जो है मृदाएं पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है यहाँ पर। इन मृदाओं में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, ठीक है। ऊपरी ढलानों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में, ठीक है, विशेषकर नदी सोपान और जलोढ़ पंखों आदि में मृदाएं जो है उपजाऊ होती हैं। Soil erosion and soil conservations, मृदा अपरदन और संरक्षण। The denudations of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. Sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining, etc. While natural forces like wind, glaciers and water lead to soil erosions. The running water cuts through the clay soils and makes deep channels as gullies. The land becomes unfit for cultivation and is known as bad land. In the Chambal basin, such lands are called ravines. Sometimes आगे water flows as sheet over large area down a slope. देखो इसमें क्या बताया है कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। और मृदा के बनने और अपरदन की जो प्रक्रिया है ना, आमतौर पर साथ साथ चलती है। दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार जो है यह संतुलन भंग हो जाता है, ठीक है। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल जो है मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाते हैं, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इसे उत्खात भूमि यानी कि बैडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़ यानी कि रेवेन भूमि कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। समटाइम्स वाटर फ्लो एज ए सीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप। कई बार क्या होता है कि जो जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वाश्ड अवे, दिस इज नॉन एज सीट एरोजन्स। विंड ब्लोज लूज सोइल्स ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड्स नॉन एज विंड एरोजन। सोइल एरोजन इज आल्सो caused due to defective method of farming, flowing in a wrong way up and down the slope from channels from the quick flow of water leading to soil erosions. Flowing along the contour lines can accelerate the flow of waters down the slopes. This is called contour plowing. Steps can be cut out on the slope making terrace cultivations restrict erosions. Western and central Himalayas have well developed terrace farming. Large fields can be divided into strips of grass are left to grow between the crops. This break up the force of wind. This method is known as strip cropping. Planting lines of tree to create shelters also work in a similar way. Row of such tree are called shelter belts. These shelter belts have contributed significantly to the stabilizations of sand dunes and in stabilizing the डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। देखिए इसमें क्या बताया है, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि क्षेत्र की जो ऊपरी मृदा है वो घुल करके जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन यानी कि सीट इरोजन कहा जाता है। पवन द्वारा जो है मैदान और ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे कि ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति बढ़ती है, जिससे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती है। ये पनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। इस तरीके की पट्टी को स्ट्रिप
फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला यानी कि शेल्टर बेल्ट मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।